टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम चैप्टर 9 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल को वापस लेने का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन जो है, इसने भारत में अंग्रेजों के नस्लीय रवैये पर प्रकाश डाला। ये ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यहां पर सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, ए, बी और सी। शस्त्र अधिनियम पारित करना और भारतीयों को हथियार रखने से रोकना, सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बनाना, और इल्बर्ट बिल को वापस लेना जो भारतीयों द्वारा ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों के परीक्षण के लिए प्रदान किया गया था। तो ये तीनों रीजन ऐसे थे, काफ़ी बड़े रीजन थे ये, जिसकी वजह से जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसका एक तरह से विस्तार हुआ। राष्ट्रवादी आंदोलन पर अभिकथन और तर्क दिए हैं, यहाँ पर सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात की जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों यहाँ पर सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। भारतीयों द्वारा 1850 के बाद कई राजनीतिक संघों का गठन किया गया था। रीजन दिया है कि ये चेतना कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और उसके लोगों के जीवन पर नियंत्रण कर रहे थे, और जब तक ये समाप्त नहीं हुआ भारत भारतीयों के लिए नहीं हो सकता। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान उभरा, यानी कि 19वीं शताब्दी के लास्ट तक उभरा ये चीज़, क्योंकि अगर ये राजनीतिक संघों का गठन नहीं किया जाएगा तो ये सभी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो रीज़न इसका दिया गया है ये भी सही दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रवाद का उदय जब हुआ था तो क्या क्या घटनाएं हुई थी? राष्ट्रवाद की चेतना 1870 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। तो यहाँ पर देखो कुछ संगठन ऐसे बने जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा हो गई, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, मुंबई रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इसी तरह के प्रमुख संगठन थे कि जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई की जा सके। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार जो था ना वो छीन लिया गया। उसी साल फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया जिसमें क्या था कि सरकार की जो आलोचना करेंगे उनको चुप कराया जा सके। तो इसमें प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो सरकार क्या करेगी, उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो ऐसा इस एक्ट में कहा गया था। आर्म्स एक्ट के थ्रू हथियार रखने का अधिकार छीना गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के थ्रू जो मीडिया की जो स्वतंत्रता थी उसको छीन लिया गया। और यहाँ पर तीसरा क्या हुआ, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसमें क्या प्रावधान था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जाए। लेकिन हुआ क्या, ये बिल जब अंग्रेजों ने विरोध किया तो अंग्रेजों के विरोध की वजह से ये विधेयक वापस ले लिया गया। तो भारतीयों ने फिर इस बात का विरोध किया कि एक तरह से भारतीयों की जो नस्ल है उस पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। तो ये तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सभी भारतीय लोगों के लिए बोलने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। उन्होंने खुद को विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के रूप में पेश किया। जैसे आज हम वोटिंग के थ्रू अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे बिहाफ पर वो कानून बनाते हैं, वो फैसले लेते हैं, तो वैसे ही उस टाइम पर कांग्रेस थी तो विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में थी। राष्ट्रवाद के उदय पर निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला सही है, दूसरा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और ये गलत है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता मुख्य रूप से ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, तो ये एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। औपनिवेशिक शासन के तहत प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी सही है यहाँ पर।
अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर अंग्रेजों का ही एक अधिकार था और ये आशा की गई कि इससे इंग्लैंड में धन की निकासी कम हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। आगे भी समझेंगे। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, जबकि वो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तभी से। परंतु अल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। वैसे इल्बर्ट होना चाहिए था ये। तो ये जो है ये भी विधेयक है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो संगठन के जो प्रारंभिक नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य बम्बई और कोलकाता के ही थे। तो ये मतलब एक तरह से पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड पीपल थे, जो कि ये इसके संगठन के प्रारंभिक नेता थे। कांग्रेस अपने 20 सालों में अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी, यानी कि कहें तो हम मॉडरेट पार्टी थी। मॉडरेट्स का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो अभी हमने लीडर्स देखे हैं ये मॉडरेट लीडर्स हैं, जिनके बारे में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडरेट्स जो थे वो थोड़ा सा एक तरह से आग्रह वगैरह करते थे, मतलब एक तरह से नरमपंथी थे। तो इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, जो कि पहले नहीं मिलती थी। परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। तो ये आग्रह था कांग्रेस का। ये जो नेता थे कांग्रेस के, इनकी तरफ से कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इसके लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में परीक्षा आयोजित की जाए, क्योंकि पहले लंदन में ही ये एग्ज़ाम होता था सिविल सर्विसेज का। तो इन्होंने डिमांड की कि भारत में भी होना चाहिए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि भारतीयों को जिम्मेदारी वाले पद ये नहीं देते थे, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था, यानी ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। और उसका रीज़न था क्यों नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। अब होता क्या कि जब अगर भारतीय कोई वहाँ पर अपॉइंट होता तो ये चीज़ वो नहीं कर पाते ना, तो इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। तो इसी वजह से ये विरोध में थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी वाले पद नहीं दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का व्यापक विषय लगभग डैश है। तो क्या है विषय इसका? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक एक तरह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है, ये जो ब्रिटिशर्स जो अपन यहाँ का धन बाहर भेज रहे थे अपने देशों में, ये चीज़ जो है इन्होंने ही रिवील की थी इस अपनी किताब के जरिए। तो नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। जो ये यहाँ का धन वहाँ भेज रहे थे उसके बारे में सारी चर्चा की गई थी। यदि आप एक उदारवादी नेता होते तो आप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते? देखो मॉडरेट लीडर से क्वेश्चन आया हुआ है ये, और कई क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ए और सी। तो देखो इन्होंने ज़्यादा हिंसा वगैरह का सहारा नहीं लिया मॉडरेट्स ने, और मतलब एक तरह से राइटिंग के थ्रू लेख वगैरह लिख करके ये अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते थे। अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ जन जागरूकता विकसित करते और जनमत जुटाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिनिधियों को भेजते। तो ये है मॉडरेट लीडर्स। तो ये इस तरह के कुछ तरीके ये अपनाते थे। 19वीं शताब्दी के उदारवादी भारतीय नेताओं ने निम्नलिखित में से किस तरीके से अपनी राष्ट्रवादी चिंताओं को व्यक्त किया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेकंड, बी और सी। सरकार में भारतीयों के लिए एक बड़ी आवाज़ और प्रशासन के भारतीयकरण की मांग। तो ये जो है बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले नरमपंथी राष्ट्रीय नेताओं के इन बयानों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। दोनों यहाँ पर सही है स्टेटमेंट्स, और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है कि नरमपंथी नेताओं ने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की आलोचना की और देश के विभिन्न हिस्सों में जनमत जुटाने के लिए प्रतिनिधियों को भेजा। नरमपंथी नेताओं ने महसूस किया कि अंग्रेजों के मन में स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान था और इसलिए वे भारतीयों की उचित मांग को स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ये नरम रवैया ही अपनाते थे नरमपंथी। तो इस तरह का कोई ये हिंसा वगैरह नहीं करते थे।
ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के बारे में असर्शन और रीज़न यहाँ पर दिया है, सही ऑप्शन चुने। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, यानी रीज़न गलत दिया गया है। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के नरमपंथी चाहते थे कि सिविल सेवा परीक्षाएं भारत और ब्रिटेन दोनों में आयोजित की जाएं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। रीज़न दिया गया कि वे चाहते थे कि ब्रिटिश प्रशासन में कुछ सामाजिक समूहों के लोगों को अवसर दिया जाए, तो ये गलत है। ये चाहते थे कि भारतीयों को मौका दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई कोई कुछ ही सोशल ग्रुप को मौका दिया जाए, तो सभी को चाहते थे, सभी भारतीयों को मौका देना। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मध्यमार्गी नेता यानी कि जो मॉडरेट लीडर्स थे, जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे, तो ये क्या करते थे, कैसे कैसे तरीके अपनाते थे, अखबार निकालते थे, अखबारों में उनके बारे में लिखते थे, लेख लिखते थे, और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। मतलब लेख वगैरह लिखकर ही ये जनता को बताते थे। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। मध्यमार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे, तो इसी वजह से ये इस तरह से डिमांड करते थे, अखबार के थ्रू या फिर आर्टिकल्स के थ्रू। अंग्रेजों का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक ने। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। अभी हमने बात करी थी किसकी? मॉडरेट लीडर्स की। अब यहाँ पर बात करेंगे हम रेडिकल्स की, या तो फिर एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे, जो कट्टरपंथी थे या फिर चरमपंथी थे, कई सारे नाम हैं इनके लिए। तो इन्होंने कौन से तरीके अपनाए, उनके बारे में यहाँ पर आएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बी यहाँ पर सही है। कट्टरपंथियों ने तर्क दिया कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, जैसे कि नरमपंथी रहते थे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के कट्टरपंथी नेताओं ने निम्नलिखित में से किस तरीके से अपनी राष्ट्रवादी चिंताओं को व्यक्त किया? यहाँ पर सही होगा फर्स्ट ऑप्शन, ओनली ए, विशाल जनसभा और प्रदर्शन और स्वराज के लिए संघर्ष। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पर ये प्रदर्शन करते थे कट्टरपंथी। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुने। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर सही दी गई है कि नरमपंथियों ने मांग की कि भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, तो ये सही है। ये नरमपंथियों की एक प्रमुख मांग थी कि भारतीयों को उच्च पदों पर रखा जाए, तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो यहाँ पर नरमपंथी के भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इसमें। यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं का बहिष्कार करते और क्रांतिकारी हिंसा और बल प्रयोग। तो इन्होंने हिंसा को भी अपनाने से ये नहीं चुके। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इनका वही कहना था कि जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता जो है ना, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे हिंसा का रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे, और बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता आमूल परिवर्तनवादी, यानी इंग्लिश में बात करें तो रेडिकल्स कहते हैं इनको, उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे। अब देखो, क्योंकि वो जो थे ना नरमपंथी, जो मॉडरेट लीडर्स थे, वो सिर्फ लेख वगैरह लिखते थे या आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, अखबार छापते थे, मतलब वैसे ही अंग्रेजों को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमारी बातें मान जाएं। लेकिन इन्होंने थोड़े डिफरेंट तरीके अपनाए। ये थे लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट, जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो ये मुख्य नेता थे, और भी थे इसमें, लेकिन मुख्य नेता यहाँ पर दिए गए हैं। उन्होंने निवेदन की राजनीति करने के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। निवेदन की राजनीति मतलब प्रार्थना की राजनीति, प्रार्थना करते थे ब्रिटिशर से, तो प्रार्थना की राजनीति जो थी ना मॉडरेट्स की, उसकी इन्होंने आलोचना की। और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया कि भाई आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस बनो और खुद से कोशिश करो अपने अधिकारों के लिए। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर मैं रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी एक महान प्रचारक थे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रचारक की सही व्याख्या है? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। कोई व्यक्ति जो विभिन्न माध्यमों से विचारों का प्रचार करता है उसको कहते हैं पब्लिसिस्ट।
यानी प्रचारक। तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रसार या प्रचार करता है, उसको कहते हैं प्रचारक। क्योंकि ये एक मॉडरेट लीडर थे, तो ब्रिटिशर्स तक अपनी बात पहुँचाने के लिए ये इसी तरह से प्रचार करते थे, या फिर लोगों तक अपनी बात पहुँचाते थे। तो लोगों तक बात पहुँचाने के लिए इन्होंने अपनी किताब भी लिखी, जिसका हमने भी जिक्र किया था। निम्नलिखित में से किस घटना का असम राज्य से महत्वपूर्ण संबंध है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चयन करें। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ओनली बी इज ट्रू। अंग्रेज बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों को विभाजित करना चाहते थे, ये इनका रीज़न था बंगाल का विभाजन करने का, लेकिन रीज़न इन्होंने कुछ छोड़ दिया था, अभी आगे जानेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मतलब बी जो है स्टेटमेंट वो सही हो जाएगी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, ओनली ए और बी आर ट्रू। लीग मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहती थी, ये बात सही है, और लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। तो समर्थन सिर्फ इसी ने किया, मुस्लिम लीग ने। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वदेशी आंदोलन के नाम से। बंगाल के विभाजन पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। जो आज बिहार और उड़ीसा का हिस्सा है वो बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी था। यानी कि इनका कहना था कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, एरिया थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए विभाजन किया इन्होंने। तो ऐसा था नहीं, रियलिटी कुछ और थी। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था। तो यानी कि अपने फ़ायदे के बिना तो कुछ करते नहीं थे, तो फ़ायदा उन्हीं का था इसमें। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय किया क्या कि उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। तो पूर्वी भाग जो थे ना बंगाल के, वो असम में मिला दिए गए। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा, ऐसा माना जाता है कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए, जिससे जो आंदोलन वगैरह है ना वो थोड़े धीमे पड़ जाएं। तो मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी यानी कि मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स जो थे, कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया, दोनों ने ही। तो विशाल जनसभाओं का आयोजन किया और जुलूस निकाले गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी मतलब स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनका ही इस्तेमाल करने लगे, जो विदेशी वस्तुएं थी सबका बहिष्कार किया गया। तो ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, बंगाल में सबसे ज़्यादा ताकतवर था ये, और आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो मतलब ये समर्थक थे कि जो विभाजन हुआ है वो सही हुआ है। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने ये मांग मान भी ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। तो इसे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। तो ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं हुई। इसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें बिगड़ने लगी। भारत में जन राष्ट्रवाद के विकास के लिए इन कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। सही ऑप्शन हो जाएगा 4, ए, बी और सी सही है यहाँ पर। प्रथम विश्व युद्ध में भारी खर्च के कारण भारत सरकार ने व्यक्तियों पर भारी कर लगाया, टैक्स लगाया। तो इसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट है, कीमतों में तेज वृद्धि ने आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। अब क्योंकि तेज वृद्धि हो गई, कीमतों में टैक्स लग गया, तो आम लोग जो थे उनके लिए दिक्कत हो गई। 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष के बारे में नए विचार और समाजवाद के विचार भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित हुए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सही हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 1919 के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन गया, जिसमें किसान, आदिवासी, छात्र और महिलाएं शामिल थी और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में उभरे। तो ये सभी लोग शामिल थे इसमें, जो संघर्ष छिड़ा 1919 के बाद। और दूसरा है, कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ की जो गांधीवादी आदर्शों की पुष्टि नहीं करती थी। तो ये भी यहाँ पर सही है। जैसा होता है ना, कोई लीडर होता है हमारा, उसका नाम लेकर हम ऐसे भी काम कर देते हैं जो वो लीडर खुद नहीं चाहता, तो ऐसा हुआ।
दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? सही ऑप्शन हो जाएगा 4, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के लिए इन कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी सही है। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा की और अन्य देशों से आयात में गिरावट आई। और दूसरा है युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो जन राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। जन आंदोलन मतलब जो आम जनता थी वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। तो कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तो रक्षा व्यय काफ़ी बढ़ गया और इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय, व्यावसायिक मुनाफे पर टैक्स बढ़ा दिया था। तो जो लोगों की इनकम थी ना, रेगुलर इनकम, उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया। और व्यावसायिक मुनाफा जो था, जो बिजनेस से लोगों को फायदा होता था, उस पर भी। सैनिक व्यय में इजाफा तथा युद्ध का आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमतों की चीज़ों में उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, महंगाई बढ़ती है, तो आम लोगों की लाइफ सबसे ज़्यादा सफ़र उसमें करती है। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। तो बिजनेस ग्रुप्स जो थे ना, उससे काफ़ी उनको बेनिफिट हो रहा था। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ा दी और जैसे कि जूट के बोरे, कपड़े, पटरियाँ, अभी जिनका इन चीज़ों का जिनका बिजनेस है तो उनका तो बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा ना। तो अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। तो इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। तो एक तरह से उद्योगों का विस्तार हुआ था इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। तो मतलब भर्ती करने को दबाव डाला गया क्योंकि युद्ध चल रहा था, तो सिपाहियों की ज़रूरत थी। तो बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। तो ये ब्रिटिश काल की बात है, जब युद्ध हुआ था ब्रिटिश काल में ही। तो सिपाहियों की भर्ती की गई और दूसरे देशों में भेजा गया। तो इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं, क्योंकि हमारा जो देश था वो गुलाम था उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का। तो लोग जो है ये समझ के साथ आए कि भाई जो ये शक्तियाँ हैं ना, जिस तरह से ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर, ये एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह से शोषण यहाँ पर कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। तो विरोध ये यहाँ से जन्मा। तो इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमानों पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो ये जो एक तरह से आंदोलन है, ये एक दिन में नहीं उपजा, धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है ये चीज़ आने लगी कि भाई हमारे ऊपर जो ये शोषण कर रहे हैं, इससे हमें छुटकारा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न दिया है, सही ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी गई है। तो कथन है, गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रूलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाने के लिए कहा। रीज़न दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का त्याग कर देश की पीड़ा और क्रोध को व्यक्त किया। तो ये रूलेट एक्ट के विरोध में नहीं इन्होंने वापस करी थी, जो नाइटहुड की उपाधि है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन वापस करी थी, ये सही है और ये भी सही है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है इन घटनाओं को, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4 BCAD। तो पहले रोलेट एक्ट आ जाएगा, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर आ जाएगा साइमन कमीशन, फिर आएगा दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी सही है यहाँ पर। रोलेट एक्ट ने मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया, पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। और दूसरा है, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने तर्क दिया कि सरकार को लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह से मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकारों पर जो अंकुश लगा रहे हैं, ये अधिकार जो है उसको गवर्नमेंट को नहीं है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। रोलेट सत्याग्रह पर कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें।
सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, ए और सी सही है। गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था और 6 अप्रैल 1919 को अपमान और प्रार्थना के दिन के रूप में मनाया गया। तो ये बात सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। रोलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, बी, सी और डी। उनकी भागीदारी में हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट थे और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के हनन का विरोध करना था। रोलेट एक्ट जो आया था उसके खिलाफ ये मूवमेंट था, तो इसी वजह से इसको रोलेट सत्याग्रह कहा गया। तो बी, सी और डी सही है यहाँ पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए अपनी नाइटहुड को त्याग दिया। तो तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सामने डेट्स दी गई हैं और इधर घटनाएं दी गई हैं। तो कौन सी घटना जो है कौन सी डेट में हुई थी वो आपको सीक्वेंस मिलाना है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, ये जो इंग्लिश वाले ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर सी के बदले डी आ जाएगा। तो इस पर कॉमन नंबर मिले थे वैसे सबको इसी ऑप्शन की वजह से। बाकी यहाँ पर इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सही मैच हो जाएगा। हिंदी में तो सही दिया गया है लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्शन था, तो इसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए को फोर्थ से मिला देंगे, रोलेट सत्याग्रह जो है 1919 में हुआ था, और बी को पहले से मिला देंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन 1928 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, अनाउंसमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज 1929। इस तरह से इनको मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट अधिनियम 1919 का विरोध किसने किया था, मतलब विरोध किया गया था क्योंकि किस लिए विरोध किया गया था? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दे दिए थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान और याचिका दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया और ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ध्यान रखेंगे, सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। तो हुआ क्या कि वैशाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। जब लोग इकट्ठा हुए थे इस सत्याग्रह के लिए तो वहाँ पर भरी भीड़ में गोलियां चला दी गई। तो ये जो हत्याकांड था इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो ये उपाधि जो है ब्रिटिशर्स द्वारा दी जाती थी नाइटहुड की, तो ये इन्होंने लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, असर्शन और रीज़न दिया है, सही ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न जो दिया है इसका बिल्कुल सही दिया गया, एक्सप्लेनेशन सही दी गई है। असहयोग आंदोलन ने 1921 से 20 के माध्यम से गति प्राप्त करी। तो ये 21 से 22 तक चला था और कारण दिया है कि मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, यानी वकालत छोड़ दी। तो दोनों यहाँ पर सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। असहयोग आंदोलन के बारे में इन कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बी और सी सही है। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश उपाधियों को आत्मसमर्पण कर दिया गया जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने विदेशी कपड़ों के सार्वजनिक अलाव जलाए। जो विदेशी कपड़े थे उनको जला दिया कि भाई हम अब अपने यहाँ के बने हुए कपड़े पहनेंगे। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस अभियान का आह्वान किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, असहयोग आंदोलन। रोलेट सत्याग्रह के लिए इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसके बाद फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन देख लेते हैं क्योंकि एक दूसरे से एक तरह से कनेक्टेड हैं। तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी अंग्रेजों ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर
खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए, जबकि अंग्रेजों ने इस पर क्या है काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, तो गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वो पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। तो कांग्रेस से इन्होंने क्या कहा था ये चीज़। 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली और हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी कॉलेज छोड़ दिए, सरकारी स्कूल कॉलेज, और मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा जो दी गई थी उपाधियां उनको लौटा दिया गया, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया और जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, क्योंकि विदेशी कपड़े जो है खरीदने बंद कर दिए थे। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा। कई जगह के लोग गांधी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे, जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। तो किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। तो मतलब जिसकी जो प्रॉब्लम थी वो सोचते थे कि ये सभी प्रॉब्लम जो है गांधी जी सॉल्व करा देंगे। कई बार लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया है। काम वो खुद करते थे उनसे प्रेरित होकर के, लेकिन उसका भी श्रेय वो गांधी जी को ही देते थे। तो कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। निम्नलिखित में से किस नेता को एक लोकप्रिय चित्रात्मक प्रतिनिधित्व कृष्ण के रथ को चलाते हुए में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन करते हुए दिखाया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वो कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं एक तरह से, ये यहाँ पर दिखाया गया है। गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एक साथ लाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा 4, ए और डी सही है। अहिंसा और सत्याग्रह के तरीके अपनाकर और लोगों की ज़रूरतों को समझना और स्थानीय मुद्दों को उठाना। अब देख लेते हैं दांडी मार्च के बारे में थोड़ा सा। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। तो 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। तो सरकार का एक तरह से अधिकार था नमक के उत्पादन और बिक्री पर। तो महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है, क्योंकि खाना तो हमारा इसी से पूरा होता है ना। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था। तो इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए। तो काफ़ी लंबी दूरी थी ये, और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। तो ये घटना हुई थी कब? 6 अप्रैल 1930 में। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। 1925 में एक तरह से इन्होंने भाग लिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो महिलाओं के पक्ष में नहीं थे गांधी जी कि भाई उनको भी आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन सरोजनी नायडू को उन्होंने फिर भी शामिल कर लिया था उनके आग्रह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वराज के बाद स्वतंत्रता दिवस पहला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जो कहा जाता है अब, इसकी स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा,
जिसका विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया था इसका? क्योंकि इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, सभी अंग्रेज थे इसमें। तो 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग जो है वो भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। तो इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। तो सभी राजनीतिक संगठनों ने इस आयोग के बहिष्कार का फैसला किया और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। तो ये जो है ओरिजिनल पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये उसी टाइम की है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में। तो खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। तो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये। तो ये अपने सहयोगी के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। ये मार्च 1947 का पिक्चर है। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वे खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। तो बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। क्रिटिसाइज करना कहते हैं एक तरह से इसको। वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था और उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे ये, जिन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। जो जिन्ना चाहते थे ना अलग अलग राष्ट्र बने, उसका विरोध इन्होंने किया था। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालाचारी 1940 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। लोग उन्हें राजा जी के नाम से भी जानते थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।